वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस और पास्कल लॉ को। उसी में हम बताए थे कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। हम बताए थे सेंटर ऑफ प्रेशर का यूज़ हम ज़्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल में करेंगे। इसका डेरिवेशन नहीं आता है, सिलेबस भी नहीं है। बस हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। न्यूमेरिकल आज नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कैलकुलेटर ही नहीं लाए हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा भूल गए थे कैलकुलेटर लाना। चलिए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, दाब केंद्र। क्या पढ़ेंगे? दाब केंद्र। और आप सब्सक्राइब मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, एक भी सारा चीज़ उसमें दिखता है। कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक, लाइक, सारा चीज़ शेयर हो नहीं रहा है। होगी पिटाई, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दाब केंद्र, अब दाब केंद्र समझिएगा। दाब केंद्र ए मान लेते हैं क्या है ना, यहाँ क्या है आपका लिक्विड है, यहाँ क्या है आपका लिक्विड, पानी भरा हुआ है। यहाँ क्या है आपका कोई सरफेस है ना, कोई क्या है सरफेस है। अब प्रेशर, अब देखिए प्रेशर कैसे लगेगा। यहाँ जीरो प्रेशर लगेगा, कहेंगे सर जीरो प्रेशर नहीं, जीरो प्रेशर नहीं लगेगा, समझते हैं है ना, ठीक है। यहाँ मतलब कुछ प्रेशर लगेगा, फिर क्योंकि एच का मान ये है, फिर यहाँ इससे अधिक प्रेशर लगेगा क्योंकि एच का मान कुछ और बढ़ा है ना, एच से H2 हो गया। क्योंकि आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है ना, रो जी एच होता है। यानी नीचे जाते जाएंगे फिर H3 मिलेगा आपको। यानी नीचे जाएंगे प्रेशर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर का मान क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। देखिए प्रेशर का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी जैसे एच का मान नीचे जाएगा प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। द्रव के स्वतंत्र तल से एच को मेजर करते हैं। अब बच्चे प्रेशर लगा तो इस प्रेशर का कहीं ना कहीं क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इस प्रेशर का कहीं ना कहीं क्या होगा, परिणामी दाब होगा, है ना। यानी किसी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर वह द्रव के अंदर वह बिंदु जिससे होकर, है ना, द्रव के अंदर वह बिंदु जिससे होकर परिणामी दाब जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। कौन सा जाएगा, परिणामी दाब कार्य करेगा। अब कहीं ना कहीं इसमें क्या काम करेगा आपका, परिणामी दाब कहीं कहीं, अब मान लेते हैं रेंडमली ले रहे हैं, यहाँ काम क्या करेगा, तो इसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी और रेड वाले को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट प्रेशर, यानी परिणामी दाब, है ना। द्रव के अंदर वह बिंदु जिससे होकर परिणामी दाब कार्य करता है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, दाब केंद्र, है ना, है ना, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर। अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के मतलब कि कई तरीके हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या है कि कोई सरफेस है ना, जो कितने एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पे। जो द्रव के स्वतंत्र तल से कितने एंगल पर झुका है, थीटा एंगल पे, है ना। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को हमेशा एच स्टार से दिखाएंगे, किससे, एच स्टार से। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर आई जी क्या मिलेगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार। मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है, मैक्सिमम चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें नहीं पता, बताते हैं। देखिए ये पता है ना, इस प्लेन का सरफेस, हम प्लेन की बात कर रहे हैं। कहाँ गया पेज भाई, पता नहीं कहाँ पेज गया, ठीक है। अब समझिएगा, हम एक यहाँ से क्या है, कोई ऐसा झुका हुआ है, ऐसा क्या है आपका झुका हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, है ना। कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा झुका है तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, वही एरिया ए है, ठीक है। एक्स बार क्या होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई। मेरे भाई इसका गुरुत्व केंद्र होगा कहीं ना कहीं, इसके गुरुत्व केंद्र से वर्टिकल ऊंचाई। अब जानते हैं एक्स बार पढ़े थे पिछले लेक्चर में। एक्स बार को क्या कहते हैं कि प्लेन के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र तल की ऊर्ध्वाधर दूरी, एक्स बार हो गया। दोनों चीज़ें समझ आ गई। एक्स बार आप समझ रहे हैं, साइन थीटा आपको थीटा समझ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है। आई जी क्या है समझिएगा, आई जी आप ना सोम में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। सोम आई जी मेन टॉपिक किसका है, सोम का है। हम आपको कुछ बताते हैं। आई जी है आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी गुरुत्व केंद्र के परितः, है ना, कोई भी वस्तु है गुरुत्व केंद्र के परितः वस्तु का, है ना, वस्तु का जड़त्व गुण है,
जड़त्व आघूर्ण है, ये क्या हो जाएगा IG हो जाएगा। अब IG ना अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का शेप, यहाँ हो जाएगा आपका IG। जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, स्क्वायर हो गया, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, स्क्वायर हो गया। जिस स्क्वायर की चौड़ाई क्या है, B है, और A की ऊंचाई क्या है, D है। जैसे कि स्क्वायर हो गया, सॉरी इसको स्क्वायर बोले क्या, रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल, A स्क्वायर हो गया जिनकी लंबाई चौड़ाई ये है। जैसे कि सर्कल हो गया जिसका व्यास कैपिटल D है, स्मॉल d कुछ भी लिख लीजिए। जैसे कि ट्रायंगल हो गया जिसकी चौड़ाई B है, ऊंचाई D है। अब इस सब का गुरुत्व केंद्र के परितः हमको क्या देखना है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। तो देखिए x के पर x अच्छा हो गया, है ना। यही गुरुत्व केंद्र के परितः हमेशा x में ही देखना है, यहाँ पे x है। तो देखिएगा I x इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD³/12 हो जाएगा। फिर एक IYY भी मिलता है, लेकिन आपको IYY का यूज़ इसमें नहीं करना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। IYY देखिएगा यहाँ से एक मिलेगा आपका IYY, यानी YY के अबाउट x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, YY अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण DB³/12। सर एक ही जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि जैसा है ना, एक जैसा, समझिएगा। हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको याद रखने का, जिसको काटता है ना उसको क्यू कर देते हैं। देखिए x है ना, किसको काटा है, यहाँ किसको काटा, D को काटा, तो देखिए D का क्यू। YY है ना, किसको काटा, B को काटा है। देखिए YY वाला लाइन किसको काटा, B को काटा, B वाले लाइन को, तो B का क्यू, तो DB क्यू, है ना। हम बता रहे हैं आपको कौन सा यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, किस में, हाइड्रोलिक्स में, इसी का, ठीक है। अब देखिए ये तो रेक्टेंगल है, इसमें x YY, इसमें IX और IYY दोनों का मान सेम होता है। BD³ ही होता है, लेकिन D³ और B मिलके A पर 4/12 हो जाता है, दोनों याद हो गया। इसमें भी IX IYY क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, इसमें सब कुछ सेम ही होगा। क्या हो जाएगा, πD पे 4/64। और कहेंगे सर कहाँ से आ रहा है, तो मेरे भाई ये सोम का टॉपिक है ना, हम शुरू में ही बोले, इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। सोम में इसका डेरिवेशन है ना। आप लोग अच्छा बेंडिंग वाले चैप्टर में, है ना, आप गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, बहुत सारा ताम झाम होता है उसमें, उसी में आएगा। इसका बहुत यूज़ सोम में है, इसमें तो थोड़ा सा यूज़ है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए x मिलेगा आपको, यहाँ पे यहीं पर कहीं गुरुत्व केंद्र मिलेगा, यहीं पर गुरुत्व केंद्र x यानी यहाँ पे IX क्या मिल जाएगा, BD³/36, BD³/36, ठीक है। अब देखिएगा बुक में कन्फ्यूज मत होइएगा, बुक में यहाँ AB ऐसा दे दिया होगा और लिख देगा IAB यानी यहाँ पर ज्ञात कर दिया, यहाँ पर लिख देगा IAB, है ना। तो IAB यहाँ पर ज्ञात करके कुछ और लिखा होगा, इसका लिखा होगा BD³/12, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको देखना है x है कहाँ है, ये सोम का टॉपिक आप लोग सीख जाएंगे। तो ये II का मान है, IG का मान है, ठीक है। अब समझिएगा, है ना, समझ आ गया, IG भी समझ आ गया, क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, x के परितः कह लीजिए, या फिर गुरुत्व केंद्र के, यहाँ में अच्छे से कहेंगे गुरुत्व केंद्र के परितः ऊपर लिखे हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसी को कर दें, यदि हम थीटा क्या कर दें, 90 कर दें। देखिए तो ये क्या हो गया, पानी का तल हो गया, थीटा कर दे रहे हैं हम 90, देखिए यानी 90 कर दिए, ऐसा कर दिए 90 हो गया, है ना। तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको बस यही याद ही रखना है। उसके बाद ये हो जाएगा, ये थीटा क्या रख देना, आपको 90 रख देना। 90 रखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है आपका 1 हो जाएगा। यानी h बार इजकल टू क्या हो जाएगा, IG/में AX बार प्लस x बार, ठीक है ना जी सर, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है ना, बस एक याद रखना है, उसी में रख दीजिए, ऐसा ट्रिक से कोई नहीं बताने वाला आपको। ये पानी का तल है, अब क्या करना है, थीटा 0 कर देना है। अब एकदम तल ऐसा हो गया, है ना, इसको थीटा है ना, अब एकदम सटा दीजिए, यानी थीटा इजकल टू 0, तो
तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0, यानी एच बार का मान क्या हो जाएगा, जब साइन 0 का मान 0, इसमें साइन का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए 0 हो जाएगा पूरा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा एक्स बार। अब समझिएगा, अब ऐसा नहीं करना है कि इस तरह प्लेन को किए हैं, जब प्लेन किए हैं ना ऐसा, तो एकदम द्रव में सटा रहेगा, नहीं प्लेन कहीं नीचे हो सकता है ना, पानी के अंदर कहीं हो सकता है ना, पानी के अंदर कहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं सर ये पानी में सटा रहेगा, नहीं। अब देखिए हम क्या करें, एक बात कहते हैं, फिर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट, जो कि जे के एग्जाम में आता है। तो गोल्डन स्टेटमेंट आज का यह है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहता है, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आता है, लेकिन हॉरिजेंटल के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर ही होता है। फिर समझिए, सेंटर है ना, दो हम वर्ड बोल रहे हैं, गोल्डन वर्ड क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्स बार, बताइए एक्स बार में कुछ जोड़ेंगे ना, एक्स बार में कुछ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आ जाएगा, यानी एच डैश, यानी एक्स बार से कुछ ना कुछ तो नीचे आएगा, क्योंकि एक्स बार में कुछ जोड़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बार क्या है, यही तो गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई, तो हमेशा उसके नीचे आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ गुरुत्व सेंटर ऑफ प्रेशर, देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ तो जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एक्स बार, और यहाँ कहीं लिखेगा ए जी हो जाएगा, ए सी ओ पी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एच स्टार। तो देखिए इस केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि द्रव को स्वतंत्र तल से वस्तु के गुरुत्व केंद्र की तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर ऑफ कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर उसके नीचे हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, लेकिन हॉरिजेंटल के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है। अब हॉरिजेंटल में तो मिलता ही नहीं है ना, इसमें तो मजबूरी है कि जो एक्स बार होगा वही एच स्टार भी होगा। ये चीज़ आप उसमें भी देखे थे पिछले क्लास में, जब निकाले थे टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, एच का मान एक्स बार के बराबर था, क्योंकि ये वेरी ही नहीं करता ना वर्टिकल में, तो इसमें हो जाएगा। तो ये आज का कंप्लीट हुआ लेक्चर। कौन सा लेक्चर, सेंटर ऑफ प्रेशर। सारी चीज़ें फटाफट दिखाई दे रही हैं। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का, इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, है ना, इसको मजाक मत लीजिएगा। और डेरिवेशन नहीं है, कह भी देगा इतना लिख देंगे बहुत है, हाँ पागल हो जाएगा देख के, ठीक है। नहीं आता है, यकीन रखिए मेरे पे, आपको यकीन करना पड़ेगा, जो हम कह दिए नहीं आता है वो नहीं आएगा। आपको यकीन होगा कब, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब। आप एग्ज़ाम दे के आएंगे और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे कमेंट, वाह सर मज़ा आ गया, क्या पढ़ाए थे आप, जो कहे थे वही आया, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है मेरे रहते हुए। एक टॉपिक और छूट गया था, बीच में था, क्या था, है ना। तो देखिए बुक वगैरह देख कर नहीं पढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है कि टॉपिक इधर उधर चल जाता है, लेकिन टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। कभी कभी तो चैप्टर ख़त्म, टॉपिक छूट गया, तो उसको लास्ट में कभी बता देते हैं, लेकिन हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं जो सिलेबस में आने वाला है। अब कुछ सिलेबस में आते हैं हम फालतू बेकार टॉपिक और छोड़ देते हैं। अब देखिएगा, एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। अरे सर बहुत बड़ा हेडिंग हो गया है, हाँ सही है। एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। इसमें बस आपको एक बात याद रखना, जो प्रेशर रहेगा ना वो मेरे ऊपर रहेगा, हाँ नहीं, प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बस हो गया काम। अब देखिए कहने का मतलब ये है ना, एग्जाम में क्या कहेगा, ये सब जेईई के एग्जाम में आते हैं सब, ये कहेगा ना ये कहेगा कि एक आपके पास बर्तन है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है मेरे लाल, पानी। कितने मीटर तक, 2 मीटर तक, है ना, 2 मीटर तक। तो बताइए, समझिएगा, कहेगा तो बताइए
कि उतना ही प्रेशर, बताइए तली पर कुछ प्रेशर दे रहा हो कि नहीं दे रहा होगा, तो कहेंगे सर तली पर कुछ प्रेशर देगा, हम कहेंगे कितना देगा। तो देखिए एक्चुअल में तो नहीं निकालेंगे क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन कुछ निकालते हैं हम अंदाज पे। देखिएगा कहेंगे कि प्रेशर देगा, तली पर प्रेशर देगा तो कितना प्रेशर देगा, रो जी एच। रो का मान 1000, जी का मान 9 का हम 10 ले रहे हैं, ठीक है 10, एच का मान 2, यानी कितना हो जाएगा आपको 20,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब वो क्या कहेगा समझिएगा, कहेगा कि द्रव मतलब कि एक बर्तन में पानी भरा इतना मीटर तक, इतना ही दाब लाने के लिए बताइए कितना मीटर हमको पारा भरना पड़ेगा। कहेगा कि आप ना पारा भरिए, लेकिन उतना ही पारा भरिए, उतने ऊंचाई तक का पारा भरिए जो कि क्या दे, इतना ही दाब दे सके। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि 20,000 इजकल टू इतना ही हमको दाब चाहिए ना, इजकल टू रो जी एच, लेकिन किसका रो, पारे का रो, जी तो कांस्टेंट रहेगा, एच किसका एच, पारे का, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, एच पारे का, यानी 20,000 अपान में रो किसका, रो पारे का, और जी का मान क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। चलिए इसको कोशिश करते हैं करने के लिए, है ना। 20,000 अपान में ये होता है आपका 13,600, कितना होता है आपका 13,600, तो क्या हम 14,000 ले लें, ले लीजिए सर, ठीक है ना। पारे का घनत्व तो 13,600, 13,500 होता है, लेकिन हम नियर अबाउट 13,600 लेकर चलते हैं, हम 1400 ले लिए, ये हो जाएगा आपका 10। देखिए कुछ कटेगा, 1 2 3 1 2 3, 1 से 1 कटा। अब देख रहे हैं कितना आ रहा है, एच पारा कितना आएगा 2/14, यानी 1/7, यानी 0.1 है ना 4 मीटर। देख रहे हैं कितना, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन ऐसा ऐसा ही आएगा, समझ रहे हैं। यानी इतना 20,000 पास्कल का प्रेशर देने के लिए पारा 0.14 मीटर ही भरना है। पानी कितना मीटर, 2 मीटर भरे थे, है ना। कैलकुलेशन करिएगा मतलब कि अच्छे से, लेकिन मेरा वैसे समझिए 2 मीटर नहीं, कितना 0.14 में, है ना, कम आ रहा है। आप समझिए मतलब कि कंसेप्ट को समझिए, यानी प्रेशर कांस्टेंट करेगा वो, या फिर वो कह देगा ना, या फिर कह देगा वो कि एक पानी है ना, पानी भरा हुआ है जिसके तली पर प्रेशर 10,000 पास्कल 20,000 पास्कल आ रहा है, तली पर प्रेशर 20,000 पास्कल आ रहा है। तो कहेगा बताइए कितना प्रेशर, कितना ऊंचा का इसमें केरोसिन भर दें, कितना ऊंचाई का उसमें ग्लिसरीन भर दें, कुछ भी कह देगा, कुछ नहीं करना, प्रेशर इजकल टू रो जी एच कर लेना है। लेकिन है ना, समझ गए ना, कुछ नहीं है, ये प्रेशर देगा या फिर प्रेशर आपको, देखिए यहाँ प्रेशर निकालना पड़ा, या फिर प्रेशर वो डायरेक्ट ही दे सकता है। लेकिन देखिएगा हम यहाँ क्या किए हैं, इतना तामझाम खत्म करते हैं। यहाँ एक क्या है, एक क्या है, देखिएगा ये रोजी ही अच्छी है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, है ना, समझिएगा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, रो जी एच हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा किसका रो, वाटर का रो, किसका रो, पारा का रो, है ना। देखिए जी से बार बार जी से गुणा करने की क्या ज़रूरत है, जी को काट सकते हैं हम यहाँ से, किसका, वाटर पानी का, है ना। तो घनत्व तो देगा, है ना, करें इसको, चलिए करते हैं। देखिएगा 1,000 गुणे कितना मीटर भरे थे, 2 मीटर पानी भरे थे, समझिएगा कंसेप्ट। इसको न्यूमेरिकल से समझाया जा सकता है अच्छे से। इसको कितना रखे थे, 14,000 रखे थे, 13,600 को आपको पानी पारा का ज्ञात करना था। देखिए कुछ कटेगा, 1 2 3 1 2 3, तो पारे का दाब से कितना गया, 2/14, 1/7 आया कि नहीं आया। तो बस ये वाला आपका फार्मूला बना, ये वाला कौन सा फार्मूला है, देखिएगा एक द्रव का घनत्व, एक द्रव का घनत्व गुणे, है ना, एक द्रव, पहले द्रव का घनत्व, पहले द्रव का घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष, पहले द्रव का दाब शीर्ष इक्वल टू दूसरे द्रव का घनत्व। हम दोनों तरह से आपको बता दिए। अब प्रेशर निकाल के भी दाब शीर्ष निकाल सकते हैं, या फिर घनत्व दे देगा और दाब शीर्ष दे देगा, हम न्यूमेरिकल लगवा देंगे, डोंट वरी। दूसरे द्रव का दाब शीर्ष, हाँ दूसरे द्रव का, हाँ ओहो, पहले द्रव का घनत्व
पहले द्रव का दाब शीर्ष, इसे दाब शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है, एच वाला को, ऊंचाई वाला, है ना। दूसरे द्रव का घनत्व गुणे दूसरे द्रव का, जल्दी जल्दी लिखने में, दूसरे द्रव का दाब शीर्ष। बात को समझ गए, इसी को फार्मूले के टर्म में लिख दिए, तो ये हो जाएगा आपका ρ1 H1 इजकल टू ρ2 H2, फार्मूला बन गया आपका, है ना। हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन यहाँ ऐसे ही समझाया जा सकता है फार्मूला। देखिए न्यूमेरिकल लगाने से ना बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होती है, परेशान मत है, न्यूमेरिकल तो ऐसा चलता है, कैलकुलेटर लाए हो तो मारे फटफट फटफट, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ जी था कि नहीं था, जी था ना, मिटाए थे, है ना, रोजी। और रोजी को क्या कहते हैं, ये डब्लू कोई मतलब कन्फ्यूज मत जाएगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए लाए थे, है ना। ρ1 H1 ρ2 H2। रोजी को क्या कह सकते हैं, W1 कह सकते हैं, स्मॉल W1, बताइए तो, वेट डेंसिटी गुणे H1 इजकल टू स्मॉल W2 इंटू H2। वेट डेंसिटी रोजी होता है ना, वेट डेंसिटी, तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहले द्रव का भार घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष, दूसरे द्रव का भार घनत्व, है ना, समझना है, भार घनत्व देते तब भी, दूसरे द्रव का भार घनत्व गुणे दूसरे द्रव का दाब शीर्ष, यानी ऐसा हो जाएगा आपका W1 H1 इजकल टू W2 H2। तो लगभग मान लीजिए कंप्लीट हो गया आपका थियरी, है किसका, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। अब एक लेक्चर लगेगा, देखते हैं, और लेक्चर हो सकता है न्यूमेरिकल का थोड़ा सा बड़ा हो, एक लेक्चर में न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे, आपका द एंड हो जाएगा हाइड्रोलिक्स का चैप्टर। हाइड्रोलिक्स अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। गुड लक।